प्यारे दोस्तों, आज हम मैथ्स के महत्वपूर्ण फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फार्मूला इसमें है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को चल लेते हैं। एक ऐसा समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसके साथ नेक्स्ट देख लेते हैं विविध का डी बराबर फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मूल। अगर इस समीकरण में हमें मूल लिखना है तो अल्फ़ा बराबर लिखेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा के लिए माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। नेक्स्ट देख लेते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का मान। तो मूलों की प्रकृति के मान के लिए ये हमारी एक टेबल है। यदि डी का मान धनात्मक और पूर्ण वर्ग होता है तो मूलों की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक और परिमेय और भिन्न होगी। अगर धनात्मक विविधकर का मान धनात्मक और पूर्ण वर्ग नहीं है तो जो प्रकृति होगी वास्तविक अपरिमेय होगी और भिन्न होगी। अगर विविधकर का मान शून्य है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक परिमेय और बराबर होगी। आगे देखते हैं। अगर डी का मान ऋणात्मक है तो मूलों की जो प्रकृति है वो अवास्तविक और काल्पनिक होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। कि अगर कि जो त्रिभुज है ए बी सी, उसमें बी सी के समांतर खींची गई रेखा डी ई भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर काटती है, तो जो प्रतिबंध बनते हैं, यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक चित्र जो हमारा है वो इस प्रकार है। ये एक त्रिभुज है ए बी और सी। इसमें बोला गया ए बी सी में भुजा बी सी के समांतर, बी सी के समांतर यहाँ एक रेखा खींचती जिसका नाम है डी। ए बी पर क्या है डी और ए सी पर क्या है ई। तो इसके लिए जो प्रतिबंध बन रहे हैं वो इस प्रकार हैं। ए डी अपॉन बी डी, ये वाला पोर्शन ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। नेक्स्ट है इसी में बी डी अपॉन ए डी बराबर सी ई अपॉन ए ई। इसी में नेक्स्ट है ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए ई। और नेक्स्ट है ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी। ए बी अपॉन बी डी बराबर ए सी अपॉन सी ई और डी बी अपॉन ए बी इक्वल टू या बराबर ई सी अपॉन ए सी। इन सब का जो परिणाम होता है वो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के रूप में ही इसको माना जाता है। अगर इसमें आपको ए बी या ए डी या ए सी इनमें से कोई तीन का मान दे रखा हो तो हम चौथे का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो सदैव धनात्मक होती है। दो बिंदुओं में x1 y1 और मूल बिंदु 0,0 के बीच की अगर दूरी निकालनी है तो फॉर्मूला है अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। नेक्स्ट है इसमें फॉर्मूला दो बिंदु x अक्ष पर स्थित हों, दो बिंदु x अक्ष पर स्थित हों तब उनके बीच की दूरी x1 माइनस x2। इसमें एक प्रतिबंध है, x1 का जो मान है वो x2 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, अथवा इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 जब x2 का मान x1 से बड़ा हो। यही दो बिंदु जब y अक्ष पर स्थित हों तो उनके बीच की दूरी, तो इसके लिए प्रतिबंध होगा y1 माइनस y2। वही प्रतिबंध पहले की तरह, जो पहले आएगा उसका मान हमेशा कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसी का अपोजिट नीचे दे रखा है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, उसको डी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो दो बिंदु दे रखे होते हैं x1 y1 और x2 y2, इनके बीच की अगर दूरी हमें निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डी बराबर अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम उल्टा भी ले सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर आपको वैसे नहीं आता है तो भुज का अंतर और कोटि का अंतर, इसको भी हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि भुज हम x अक्ष को बोलते हैं और कोटि y अक्ष को बोलते हैं। अगर हमें अंतर विभाजन से संबंधित फॉर्मूला देखना है तो अंतर विभाजन जब जो बिंदु दे रखे हों वो x1 y1 और x2 y2 और जो रेखा हो वो m1 m2 के अनुपात में अंतर विभाजित हो, तो उनके निर्देशांक अगर हम निकालना चाहें तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरे निर्देशांक के लिए लगाएंगे हम m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बाह्य विभाजन हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, तो बाह्य विभाजन में बिंदु वही होते हैं x1 y1 x2 y2, और जो अंतर विभाजन जो रेखाखंड होते हैं उनका जो अनुपात होता है m1 m2 बाह्य विभाजन के लिए, उनके निर्देशांक अगर निकालने हैं तो m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। दूसरे के निर्देशांक निकालेंगे, दूसरा निर्देशांक तो फॉर्मूला लगाएंगे m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर कोई रेखा एक निश्चित अनुपात m1 और m2 के अनुपात में दे रखी हो तो सामान्य स्थिति में उसको k अनुपात 1 को मान लेते हैं। यहाँ पर जो k होता है एक चर, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस स्थिति में अगर हमें फॉर्मूला लगाना है तो लगाएंगे k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। नेक्स्ट है हमारा रेखाखंड का मध्य बिंदु। अगर हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो हम x1 और x2 दोनों को जोड़कर हाफ कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे का मध्य बिंदु y का निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस प्रकार हम मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें वह बिंदु जो रेखा खंड को 2:1 या 1:2 में विभाजित करता है, तो विभाजन बिंदु, उसको विभाजन बिंदु बोला जाता है। तो ए के निर्देशांक x1 y1, बी के निर्देशांक x2 y2 होते हैं। तो जो विभाजन के निर्देशांक होते हैं हम p और q से प्रदर्शित कर देते हैं। p और q के निर्देशांक निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2x1 प्लस x2 अपॉन 3 प्लस 2y1 प्लस y2 अपॉन 3। q के निर्देशांक निकालने के लिए x1 प्लस 2x2 अपॉन 3 y1 प्लस 2y2 अपॉन 3 फॉर्मूला लगाकर हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है यदि ए पी इजुगल टू पी क्यू, पी क्यू इजुगल टू क्यू बी, तब ए बी तथा पी क्यू का मध्य बिंदु समान होता है। तो इसके लिए आगे त्रिभुज के केंद्र से संबंधित फॉर्मूला देखते हैं। त्रिभुज के केंद्र से संबंधित फॉर्मूला है कि अगर हमें त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो त्रिभुज में 3 बिंदु होते हैं। तीनों बिंदु में एक्स अक्ष के तीनों निर्देशांकों को जोड़ लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3, और 3 से उसका भाग दे देते हैं। इसी प्रकार y1 y2 और y3 को जोड़ेंगे, 3 से भाग देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न आ गए। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो त्रिभुज होता है उसमें एक कोण 90 अंश होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोण थीटा बनता है तो ये हमारा आधार होगा और इसको हम लंब बोलते हैं, और ये हमारी कर्णभुजा होती है।
इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले लगाते हैं LAL बट्टे KKA। सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा हमारा साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। दूसरा बनेगा कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। तीसरा बनेगा टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। इसी का जो उल्टा होता है वो साइन कोसेक के उल्टे के बराबर होता है। तो कोसेक निकालना है तो कर्ण बट्टे लंब बोलेंगे हम। सेक निकालना है तो कर्ण बट्टे आधार बोलेंगे। और अगर हमें कोट निकालना है तो आधार बट्टे लंब। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं इसमें जो दे रखे हैं। इसमें दे रखा है कि कौन किसका अपोजिट होता है। सबसे पहला दे रखा है इसमें साइन। तो साइन को देख लेते हैं। अभी मैंने बताया था जो साइन होता है 1 कोसेक के बराबर होता है, या कोसेक बराबर लिख सकते हो आप 1 साइन। इसी प्रकार साइन इंटू कोसेक बराबर 1 आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉज। कॉज होता है वो 1 सेक के बराबर होता है, और सेक होता है वो 1 कॉज के बराबर होता है। इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में रखते हैं तो हमेशा 1 आता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। आगे देखते हैं इसी प्रकार जो टेन थीटा है वो 1 कॉट थीटा के बराबर होता है। कॉट थीटा है वो 1 टेन थीटा के बराबर होता है। टेन इंटू कॉट की हमेशा मल्टीप्लाई 1 ही आती है। इसमें और महत्वपूर्ण फार्मूला है, जैसे टेन थीटा को साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है, और वैसे इसको टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा भी हम लिखते हैं। इसी प्रकार कॉट थीटा को अगर हम लिखेंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी इसको राइट कराएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो दे रखे हैं क्वाड्रेंट में, अगर हमें इनको देखना हो तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय, और ये चतुर्थ है हमारा। तो जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, या कॉज ए के बराबर। कोई 90 माइनस ए साइन ए के बराबर होगा टेन 90 माइनस ए कॉट। यानी कि हमें याद रखना है ये जो सारे के सारे दे रखे हैं साइन कॉस टेन, ये सब प्लस में होते हैं 90 माइनस ए में। अब कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए के बराबर होता है। सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए के बराबर। कॉट 90 माइनस ए टेन ए के बराबर होता है। अब देखते हैं 90 प्लस ए। तो जो 90 प्लस थीटा जो देखते हैं, तो 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है प्लस में। कॉस 90 माइनस जो 90 प्लस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। टेन 90 प्लस थीटा देखेंगे वो माइनस कॉट थीटा के बराबर होगा। कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा के बराबर होगा। अब सेक थीटा देखते हैं। सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा के बराबर, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। तो इसमें देखो जो साइन 90 प्लस थीटा में साइन और सेक, यही दो ध्यान रखना है। सबसे पहले साइन और सेक 90 प्लस थीटा में कैसे होते हैं, पॉजिटिव। बाकी के सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं।